हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट शीतयुद्ध का दौर कोल्ड वॉर एरा के पार्ट टू को कवर करेंगे। और इसका पार्ट वन मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको इसकी पार्ट वन का वाला वीडियो मिल जाएगा। क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस हमारा बुक है, समकालीन विश्व में राजनीति। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड से हैं जहां उनके सिलेबस में एनसीईआरटी शामिल है। तो इस वीडियो को वे देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी हिचकिचाहट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है @Abhishek200435। ठीक है। और इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है, जो पीडीएफ है, आपको अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। पार्ट वन में हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट टू को हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समझेंगे। उसके बाद गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है या फिर नकारात्मक नीति है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में हम तनाव शिथिली की भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। इसमें एक पूर्वी खेमा सोवियत संघ तथा दूसरा पश्चिमी खेमा यूएसए अमेरिका था। दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने पक्ष में मिलाने के अथक प्रयास किए। अर्थात दूसरे विश्व युद्ध 1939 तक द्वितीय विश्व युद्ध था। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई। एक तो सोवियत संघ, जिसे हम पूर्वी खेमा कहते हैं, और एक पश्चिमी खेमा, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। इन दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने पक्ष में मिलाने का अथक प्रयास किया। इन्होंने सोचा कि भारत हमारे में शामिल हो जाए। जो नाटो बनाया गया था, अमेरिका चाह रहा था कि नाटो में शामिल हो जाए भारत, और सोवियत संघ चाह रहा था कि वार्सा पैक्ट में शामिल हो जाए। ये दोनों ही चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है पार्ट वन में, तो आप उसे नहीं देखें तो जाइए प्लीज़, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये रस्सा कस्सी वाला जो खींचतान वाला जो सिस्टम चला रहा था कि भारत को किधर शामिल किया जाए, उधर शामिल किया जाए, किधर शामिल किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। तो इन दोनों महाशक्तियों ने तो अपने अपने तरफ से खूब प्रयास किए कि भारत को किसी भी तरह से शामिल किया जाए। परंतु भारत ने दोनों की सैनिक गुटों से अलग रहने का निश्चय किया। भारत ने डिसाइड कर लिया कि भाई, न हम अमेरिका के गुट में जाएंगे, न हम सोवियत संघ के गुट में जाएंगे। हम अपना खुद का गुट बनाएंगे, और ऐसा गुट बनाएंगे जिसमें किसी भी राष्ट्र का कोई नेतृत्व ना हो, कोई हम पे दबदबा ना दिखा सके। ठीक है। तो भारत ने ऐसी बात कही, और साथ में भारत ने यह तय किया कि वह किसी सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा। जो बनाया गया था ना, अमेरिका के द्वारा नाटो और सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट, उन्होंने निश्चय किया कि हम इनमें शामिल तो नहीं होंगे। हम स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे तथा प्रत्येक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर स्वतंत्र रूप से तथा निष्पक्ष रूप से विचार करेंगे। यही गुटनिरपेक्षता है। यानी विश्व स्तर पर न इस गुट में शामिल होना, न उस गुट में शामिल होना, अपना तटस्थ बने रहना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है। भारत ने ऐसा ही किया। न तो वह नाटो में शामिल हुआ और न ही सोवियत संघ में शामिल हुआ। उन्होंने अपना कई देशों के ग्रुप का एक अलग गुट बनाया, जिसे गुटनिरपेक्षता कहा जाता है, और यही गुटनिरपेक्षता कहलाया। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कई संस्थापक सदस्य देश भी रहे, जिन्होंने मिलकर गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। वे गुटनिरपेक्षता में कौन कौन से देश शामिल थे, तो चलें उसको देखें। सबसे पहले यूगोस्लाविया के महान नेता थे जोसेफ ब्रोज टिटो। वे भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से सुकर्नो, घाना से वामे एनुक्रम। ये जो पांच महान नेता हैं, ये पांच महान नेताओं ने ही गुटनिरपेक्षता की नींव रखी और गुटनिरपेक्ष संगठन बनाया। अब हम देखेंगे कि क्या वास्तव में गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है या फिर नकारात्मक नीति है। आखिर गुटनिरपेक्षता किस प्रकार की नीति है, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले
गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां रहती है कि गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है। तो यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि गुट निरपेक्षता नकारात्मक नीति नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अलग विश्व से अलग रहना, विश्व से कट के रहना, उनसे उनकी समस्याओं का सामना न करना एक नकारात्मक नीति है। भाई नकारात्मक तो है लेकिन एक पॉजिटिव नकारात्मक, ठीक है ना। यह एक नकारात्मक नीति नहीं है, ऐसी बात तो कह दी गई है। गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है। गुट निरपेक्षता किसी समस्या के प्रति आंख बंद करके बैठ जाने या फिर उनसे अलग रहकर जीने की नीति भी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने की नीति है। अर्थात गुट निरपेक्षता में शामिल है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति एकदम लापरवाह हो जाए, उस पर कुछ ध्यान ही न दे। जैसे पर्यावरण के मुद्दे हो गए, प्रदूषण के मुद्दे हो गए, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे हो गए, तो इन सभी विश्व के बड़े बड़े सम्मेलनों में शामिल ही न हुआ जाए, उन पर कुछ ध्यान ही न दिया जाए, अपना कुछ योगदान ही न दिया जाए। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आंख बंद करके बैठ गए हैं, विश्व के अन्य देशों में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो भारत कहता है कि ऐसा नहीं है, हमारा मेन मकसद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने की नीति ही गुट निरपेक्षता है। यह ऐसा भारत का पक्ष है और अन्य संस्थापक गुट निरपेक्षता में शामिल देशों का भी कहना है। यह एक गतिशील धारणा है जो भारतीय विदेश नीति तथा अन्य तृतीय विश्व के राष्ट्रों की स्वतंत्र विदेश नीति का आधार है। और जितने भी तृतीय विश्व के जो नव स्वतंत्र देश हैं उन सभी का भी यही मानना है कि जो विदेश नीति है उसमें हम स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को कह सकें, अपनी समस्याओं को उजागर कर सकें और अन्य विश्व के राष्ट्रों की समस्याओं को भी सुन सकें, ना कि हम पे कोई अन्य देश हम पे दबाव डाले, ऐसा हम कतई नहीं चाहते हैं। तो यही गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है, एक सकारात्मक पॉलिसी है, ठीक है। अंत में हम देखेंगे तनाव शैथिल्य। तो 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट की चर्चा मैंने पार्ट 1 में किया है, वहीं से तनाव शैथिल्य का मामला शुरू होता है। उसमें मैंने बताया था कि जो क्यूबा का मिसाइल संकट था वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो उससे यह प्रश्न लिंक होता है कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के व्यवहार में परिवर्तन आए, उन्हें तनाव शैथिल्य के नाम दिया जाता है। यानी 1962 में जो क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ, जो घटनाक्रम पूरा हुआ था कि सोवियत संघ ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी और अमेरिका पर हमले करने के फिराक में लगा हुआ था। उसके बाद दोनों की स्थितियां नरम हुई, तो जो सुधार आए अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में, उसे हम तनाव शैथिल्य कहते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद शीत युद्ध के वातावरण में कुछ नरमी आई और दोनों के संबंधों में थोड़ा अच्छापन आया, दोनों के संबंध कुछ बेहतर हुए, इसे ही तनाव शैथिल्य कहा गया। और दोनों गुटों के मध्य व्याप्त जो तनाव की भावना थी और मित्रता की भावना में, दोस्ती की भावना में बदलने के आसार दिखाई देने लगे। धीरे धीरे स्थिति में भी सुधार आना प्रारंभ हुआ और सहयोग एवं समन्वय की भावना भी परस्पर बढ़ती चली गई। तो यह तनाव शैथिल्य कहलाया, क्योंकि दोनों के जो संबंध थे धीरे धीरे बेहतर होने लगे। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी खत्म हो गया और पार्ट 2 के साथ चैप्टर 1 शीत युद्ध का आधार जो था वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब अगला चैप्टर आएगा पार्ट 2, उसको भी देखेंगे। फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहे। So thanks for watching. Have a great day.